हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विभव तिवारी और मैं आपका स्वागत करता हूं परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज से हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि प्लांट मॉर्फोलॉजी है और इसका अध्ययन बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अक्सर एक दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा डीप में न जाकर इन लोग का एक बेसिक इंट्रोडक्शन हमको पता होना चाहिए कि रूट क्या होता है, लीव्स क्या होता है, इनके क्या टाइप्स हैं, स्टेम के टाइप्स क्या हैं। तो इन सभी के बारे में एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बताऊंगा और इतना ही सफिशिएंट रहेगा आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो जो लोग अभी चैनल पे नए हैं वो लोग पहले के वीडियोस भी देख लें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके परीक्षा मंथन के साथ अपनी तैयारी और अच्छे से करते रहें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है प्लांट मॉर्फोलॉजी, पादप आकारिकी, मतलब जब हम किसी पादप को देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं, किसी पौधे को देखकर हमें पता चलता है कि उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं या उनकी संरचना किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है। जब आप किसी पौधे को देखते हैं सबसे पहले आपको उसमें पत्तियां दिखाई देती हैं, उसमें आपको स्टेम दिखाई देता है, किसी पौधे में रूट दिखाई देता है, किसी में रूट नहीं दिखाई देता है, कुछ पौधों में जड़ें जो हैं वो बाहर से निकली हुई। जैसे बरगद का पेड़ आप लोग देखेंगे तो बरगद के पेड़ में आप देखेंगे जो रूट है वो बाहर से भी लटका रहता है और रूट का काम को पता है कि वो पौधों को क्या देता है, यांत्रिक सहायता देता है, मतलब उनको सीधा खड़ा रखने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, और खनिज लवण का अवशोषण करता है, पौधों को पहुँचाता है। तो आज हम अपने एग्ज़ाम्स में जितने भी पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं या जिनकी संभावना है आगे पूछे जाने की, उन सभी को हम डिटेल से देखेंगे और मुझे लगता है ये लेक्चर अपने में सफिशिएंट रहेगा। इसके बाद आपको कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो पादप आकारिकी का मतलब क्या होता है? आकारिकी का संबंध होता है शारीरिक आकार के अध्ययन से। मतलब जब आप किसी मनुष्य का भी शरीर देखते हैं तो उसमें आपको आँख दिखाई देती है, नाक दिखाई देती है, कान दिखाई देता है, हाथ दिखाई देता है, पैर दिखाई देता है। तो वही उसका क्या हुआ, संरचना हो गई, शारीरिक आकार उसका हो गया। तो आज इसी तरह हम लोग जो प्लांट है उसका शारीरिक अध्ययन करेंगे, मतलब उसकी जो संरचना हमें दिखाई देती है उसमें कौन कौन से पार्ट हैं, जैसे जड़ हो गया, तना, पत्ती, पुष्प, फल, उन सभी का हम लोग प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आकारिकी का संबंध किससे होता है? शारीरिक आकार के अध्ययन से होता है। और इसमें हम लोग किसका अध्ययन करेंगे? प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत जड़ का, तने का, पत्ती का, फूलों का, फलों का, पुष्पों का, तो इन सभी का अध्ययन हम करेंगे और इसी को हम लोग बोलते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी या पादप आकारिकी। ठीक है, तो आपको पता है कि जब हम लोग एंजियोस्पर्म पढ़ रहे थे तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो पुष्प होता है एंजियोस्पर्म में, वही क्या होता है, उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे पादप आकारिकी के अंतर्गत जड़, रूट क्या होता है। ठीक है, तो जड़ का मुख्य काम क्या होता है? जड़ पौधों को क्या करता है? सबसे मुख्य काम जो जड़ का होता है वो जड़ पौधों को सीधा खड़ा रखने में सहायता प्रदान करता है। जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी के अंदर वो इतनी मजबूती से पकड़े रहती हैं। जब आप किसी बड़े वृक्ष को देखिए या जब कहीं बड़ा वृक्ष काटा जाता है तो आप देखते हैं कि उसको काटने में कितनी मेहनत लगती है। उसकी जड़ें ज़मीन में इतनी फैल जाती हैं कि उसको इतनी मजबूती प्रदान करती हैं कि वो चाहे जितना लंबा सीधा खड़ा हो जाए उसको गिरने से बचाती हैं, मतलब यांत्रिक सहायता प्रदान करती हैं, सीधा खड़ा रखने में सहायता करती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो जड़ जो है वो विकसित कहाँ से होता है? तो जड़ पौधे का वह भाग है जो मूलांकुर या रेडिकल से विकसित होता है। तो ये एग्जाम्स में पूछा गया है, ये आपको पता होना चाहिए। जड़ कहाँ से विकसित होता है? मूलांकुर से, रेडिकल से विकसित होता है। ठीक है, और आपको एक पॉइंट आप खुद अपने जीवन में अगर देखते होंगे तो आप देखते होंगे कि जड़ जो है, जड़ को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। जब आप जड़ किसी को देखते हैं तो जड़ की संरचना कहाँ रहती है आपके अंदर? वो ज़मीन के अंदर धंसती चली जाती है। ज़मीन के अंदर अगर धंसती चली जाती है तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है, भूमि के अंदर ही चली जा रही है। ठीक है, और इसी तरह अगर हम देखें तो जड़ें जो हैं वो प्रकाश के क्या हैं? विपरीत दिशा में वृद्धि करती हैं, क्योंकि वो भूमि की तरफ वृद्धि कर रही हैं, इसलिए हम इनको निगेटिव फोटोट्रॉप भी बोलते हैं। ठीक है, तो जड़ का एक पॉइंट आप याद रखिए कि इनको हम लोग पॉजिटिव जियोट्रॉप भी बोलते हैं और निगेटिव फोटोट्रॉप बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें कुछ जड़ों का इंपॉर्टेंस भी देख लेते हैं। जैसे जो डहेलिया होता है उसकी जड़ से हमें क्या मिलता है? इंसुलिन मिलता है। ठीक है, उसके बाद जो जड़ होता है, जड़ का मुख्य काम होता है जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करना। लेकिन अगर एग्जाम्स में आपसे कहीं ये पूछ लिया जाए जड़ भी दिया हो और आपसे रूट हेयर भी दिया हो, मतलब रूट भी दिया हो और रूट हेयर भी दिया हो,
तो यहाँ पे आप उसको रूट हेयर पे टिक करिएगा, क्योंकि रूट हेयर जो वास्तव में जो रूट हेयर होता है, मूल रोम होता है, उसका काम होता है जल और खनिज लवण का अवशोषण करना, ठीक है। और सबसे जो नीचे का पार्ट होता है जड़ का, उसको बोलते हैं हम लोग रूट कैप। रूट कैप जो होता है वही जड़ के भीतर जो है ज़मीन खोदने का काम करता है, जो अपना नीचे से वृद्धि करती हैं जड़ें, उनका काम करता है। यहाँ पे देखिए जड़ का स्ट्रक्चर भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो जो सबसे नीचे की स्ट्रक्चर है, जो सबसे नीचे जो देखिए, तो वो जो है वहाँ पे रूट कैप होता है, ठीक है। तो वही क्या कहता है, वो मिट्टी को खोदने का काम करता है, रूट कैप, ठीक। और जो इसके बाद इसके अगल बगल देखिए रूट हेयर्स हैं, ठीक है। जड़ों के अगल बगल देखिए छोटे छोटे रूट हेयर्स आपको फैले दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं का काम होता है जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करना। और जड़ का जो प्रमुख कार्य होता है वो पौधों को सीधा खड़ा रखने में होता है। और अगर ऑप्शन में आपको दिया जाए कि और कोई ऑप्शन ना हो, रूट हेयर ना हो, तो वहाँ पर आपको ये भी टिक करने को आ सकता है कि जल का काम होता है जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करना। तो जड़ के बारे में जितनी चीज़ें मैंने बता दी वो आपके एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे पर्याप्त हैं, और इतना मुझे लगता है सफिशिएंट है जानना, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। कंपटीशन में जितनी चीज़ें पूछी जाती हैं मैं वो सारी आपको यहाँ पे बता दूँगा। उसके बाद हम देखें जड़ों के प्रकार। तो जड़ जो है मुख्यतः देखा जाए तो दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक होती है मूसला जड़, जिसको हम लोग टैप रूट बोलते हैं, और एक होती है अपस्थानिक जड़, जिसको एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं, ठीक है। तो जो मूसला जड़ होती है इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग प्राथमिक जड़ भी कहते हैं। जो अभी हम आपको स्ट्रक्चर में दिखा रहे थे जो ज़मीन की तरफ, वही एक्चुअल में टैप रूट है, ठीक है। टैप रूट क्या है, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं यही टैप रूट है, ठीक है। यह सामान्यतः द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है। जब मैं आपको एंजियोस्पर्म पढ़ा रहा था वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसके दो पार्ट होते हैं, एक मोनोकॉटिलिडन और एक डाइकॉटिलिडन। तो डाइकॉटिलिडन में क्या बताया था, द्विबीज पाए जाते हैं। जैसे चना का मैंने एग्जाम्पल आपको बताया था कि जब चने को हम लोग तोड़ते हैं तो वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है आसानी से, जबकि अगर मक्के को तोड़ते हैं तो ऐसा नहीं होता है। मक्का पूरा एक बीज रहता है, उसमें आपको तोड़ने पे दो संरचना नहीं दिखाई देगी। तो मक्का को मैंने आपको समझाया था कि मक्का इसीलिए एक बीजपत्री है और चना जो है द्विबीजपत्री पौधा है। तो मूसला जड़ जो होते हैं वो मुख्यतः द्विबीजपत्री पौधों में पाए जाते हैं, क्योंकि द्विबीजपत्री पौधे जो हैं मुख्यतः काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, इसलिए जो मूसला जड़ें होती हैं वो भी द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ पौधों में जो है जो मूसला जड़ें होती हैं वो पौधों में शुरुआत से लेकर अंतिम तक उपस्थित रहती हैं। कौन सी, मूसला जड़, ठीक है। और अगर आप इनको काट देंगे, मान लीजिए टैप रूट है, मूसला जड़ें हैं ये जो दिख रही हैं, अगर आप इनको काट देंगे तो इनको क्या होगा, अगर इनको काट देंगे तो ये जो है खनिज लवण का अवशोषण नहीं कर पाएंगी। इसका मतलब क्या होगा, ये सूख जाएंगी। तो पौधों को काट देने पर या इसको काट देने पर या मूसला जड़ को काट देने पर क्या होगा कि पौधा सूख जाएगा, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल्स हैं, ये देखिए टैप रूट का, ठीक। और ये आपको मैंने बता दिया यहाँ पे कि रूट का स्ट्रक्चर और कितने तरीके से रूट होते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि उत्पत्ति एवं आकार के आधार पर जो है जो मूसला जड़ों का रूपांतरण हो जाता है वो कितने प्रकार का होता है। तो आप एग्जाम्पल्स या इनसे ही आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ये नोट भी कर दिया है। तो मूसला जड़ें जो है देखिए कितनी तरीके के रूपांतरण हो गई हैं। कॉनिकल के फॉर्म में है गाजर, नेपी फॉर्म में है। तो कॉनिकल में क्या होता है, कॉनिकल का देखिए आप एग्जांपल, ये जो आपको गाजर दिख रहा है तो ये क्या हो रहा है, आधार की ओर क्या है, मोटी है, और किनारे की ओर क्या है, पतली होती चली गई है। तो एक तरीके से शंकु के आकार की है, कॉनिकल शेप की है। तो यही जो है ये टैप रूट का ही जो है रूपांतरण है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, गाजर। गाजर क्या है, कॉनिकल के आकार की है। फिर अगर चुकंदर देखिए तो ये कैसी आकार की है, नेपी फॉर्म की है, मतलब आधार पर अधिक फूल का गोलाकार हो गई है और शीर्ष पर एकदम पतली हो जाती है, ठीक है। जैसे शलजम हो गया या चुकंदर हो गया, ये सब किस फॉर्म में रहते हैं, नेपी फॉर्म। फिर अगर तीसरा देखें जो है फ्यूजी फॉर्म, तो ये क्या होता है, जो तर्क रूपी होता है, मान लीजिए उसका एग्जाम्पल होता है मूली। मूली का क्या होता है कि ये बीच में फूली हुई होती है और आधार पर और शीर्ष की ओर क्या होती है, ये पतली होती है। तो ये सब दैनिक जीवन में भी आप देखते रहते हैं। ये सभी रूपांतरण जो है ये टैप रूट के ही हैं, मूसला जड़ों के ही रूपांतरण हैं। तो आपको डायग्राम से भी समझ में आ रहा होगा, अगर एग्जाम्स में इन सभी की जड़ों का टाइप पूछ लिया जाए तो आप यहाँ पे इनको टैप रूट के अंतर्गत बताएंगे, ठीक है। तो मूसला जड़ों के कई रूपांतरण हैं। एक है कॉनिकल जिसके अंतर्गत गाजर आता है, दूसरा है नेपी फॉर्म जिसके अंतर्गत सलजम और चुकंदर आते हैं, और तीसरा है फ्यूजी फॉर्म जिसके अंतर्गत मूली आते हैं। तो मूसला जड़ के बारे में यहाँ जितनी चीज़ें बता दी गई हैं वो पर्याप्त हैं आपके लिए। तो मूसला जड़ों के रूपांतरण में आपसे ये पूछा जा सकता है कि गाजर का कैसा होता है, चुकंदर का कैसा होता है,
मूली में कैसा रूट पाया जाता है, तो इनके बारे में आप मोटा मोटा जान लीजिए कि ये सभी जो है टैप रूट के ही रूपांतरण हैं। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा आते हैं जो है वो है अपस्थानिक जड़। ठीक है, अपस्थानिक जड़ क्या होता है? अपस्थानिक जड़ें वो होती हैं जो मूलांकुर के अलावा, ठीक है, जैसे मूलांकुर से क्या होता है कि नीचे की तरफ जड़ें आप देखते हैं कि जो है वो सीधे ज़मीन में ही रहती हैं। अब देखिए मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। जैसे ये आप देख रहे हैं कि ये है बरगद का पेड़, ठीक है, मान लीजिए। तो बरगद के पेड़ में देखिए जड़ तो नीचे ज़मीन में है ही, साथ में आप देख नहीं रहे हैं कुछ चीज़ें यहाँ जड़ें जैसे लटकी हुई आपको दिखाई दे रही हैं अलग से। आप गांव में भी अगर देखते होंगे तो कुछ जड़ें ऐसे बाहर से आपको लटकी हुई बड़े बड़े पौधों में दिखाई देती हैं, यही होती हैं अपस्थानिक जड़, या इन्हीं को हम लोग बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, तो ये मूलांकुर के अलावा पादप शरीर के अन्य भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं अपस्थानिक जड़ें। ठीक है, और इस प्रकार की जड़ें किस में पाई जाती हैं? अपस्थानिक जड़ें जो हैं एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं, और ये जड़ पादप को बाहर से सहारा देती हैं और इसे काटने से पेड़ नहीं सूखता है। जो आप देख रहे हैं कि ये जो बाहर लटके हुए हैं जड़ें, जो बाहर अपस्थानिक जड़ें लटकी हुई हैं, ये पौधों को जो है सीधा खड़ा रखने में सहायता प्रदान कर रही हैं। जड़ का काम वही है, पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करना, मतलब जड़ को सीधा खड़ा रखना। या तो आप देखिए गन्ने का पौधा है, आप गन्ने के पौधे में देखिए क्या हो रहा है कि ये जो जड़ें बाहर निकली हुई हैं, ये सब भी क्या हैं, गांव में आप गन्ना तोड़ते हो देखते नहीं, उसमें बीच बीच में निकला रहता है, उसको फिर हम लोग काटते हैं, तो वही क्या है, वही अपस्थानिक जड़ें होती हैं। तो अपस्थानिक जड़ें मुख्यतः देखा जाए तो दो तरीके से होती हैं, एक होती हैं स्तंभ मूल और एक होती हैं अवस्तंभ मूल। जो स्तंभ मूल होती हैं मतलब वो 90 डिग्री पे सीधे लटकी हुई होती हैं। जैसे आप बरगद के पेड़ में देख रहे हैं तो यहाँ पे जो है जो जड़ें हैं वो सीधे देखिए पेड़ से सीधे लटकी हुई हैं 90 डिग्री पे। तो इस तरह के वृक्ष क्या होते हैं, बहुत विशाल होते हैं। ठीक है, जैसे बरगद का हो गया। और जो अवस्तंभ मूल होता है उसमें क्या रहता है, जड़ें जो हैं वो साइड से निकली रहती हैं, जैसे गन्ना हो गया, मक्का हो गया। ठीक है, और ऐसे पौधों में कुछ एक्स्ट्रा सहारा देने की आवश्यकता होती है। तो अपस्थानिक जड़ें क्या होती हैं और इनके प्रकार ये आपको बता दिया गया। इसके बाद हम आते हैं परजीवी जड़ क्या होता है। परजीवी जड़ का देखिए ये आपको एग्जांपल आपको डायग्राम से देखिए, ये है अमरबेल, ठीक है, कसकुटा जिसको बोलते हैं। तो परजीवी जड़ में अगर देखा जाए तो ये क्या होता है, ये एक तरीके से अलग प्रकार का जड़ होता है जो भूमि के अंदर ना जाकर दूसरे पौधों के ऊपर उगता है और उन्हीं से अपने भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, मतलब क्या होता है कि ये दूसरों के पेड़ के ऊपर ही आश्रित होता है एक तरीके से कह लीजिए, और उन्हीं से भोजन भी प्राप्त करता है और उन्हीं के ऊपर आवास भी प्राप्त करता है। ठीक है, और इस प्रकार के पौधों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पैरासिटिक, मतलब परजीवी। तो जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया कसकुटा। तो एग्ज़ाम में आपसे कसकुटा अमरबेल का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम से पूछा जा चुका है। तो आप लोग इसका फिगर भी देख लीजिए, जो पहला फिगर है येलो और ग्रीन में, यही कसकुटा है आपका। ठीक है, तो कसकुटा क्या होता है, परजीवी जड़ क्या होता है, इस प्रकार के जड़ दूसरे पौधों पे उगते हैं और उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक होता है अधिपाद जड़, एपीफिटिक रूट। तो ये भी एग्जाम से पूछा गया है आपसे। तो अधिपाद जड़ और परजीवी जड़ में आपको अंतर भी पता होना चाहिए। अभी मैं एक लाइन में बताता हूँ आपको, पहले आप जान लीजिए कि अधिपाद जड़ या एपीफिटिक रूट क्या होते हैं। ठीक है, तो वह जड़ जो ज़मीन पर ना निकलकर दूसरे पौधों के ऊपर निकलते हैं और उनसे जो है उनसे आश्रय लेते हैं मेनली। ठीक है, लेकिन अधिपाद जड़ में ये डिफरेंस होता है परजीवी जड़ से। जो परजीवी जड़ होता है वो दूसरे पौधे से भोजन भी प्राप्त करता है, लेकिन जो अधिपाद जड़ होते हैं वो केवल दूसरे पौधों पर आश्रित होते हैं और उनसे भोजन नहीं लेते हैं। तो अधिपाद जड़ में क्या होता है कि ये दूसरे पौधों के ऊपर आश्रित होते हैं और उनसे भोजन नहीं लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा, ऑर्किड। ऑर्किड का जो पौधा है वो दूसरे पौधे पर बस रहने के लिए सहारा लेता है, मतलब उनके ऊपर आश्रित होता है, लेकिन उनसे भोजन नहीं प्राप्त करता है। तो आपको परजीवी जड़ और अधिपाद जड़ के बारे में इतना अंतर पता होना चाहिए। एक और होता है, जैसे आप समझिए क्लाइंबिंग रूट होता है, जैसे आरोही मूल जो ऊपर की ओर चढ़ता चला जाता है। जैसे आप घर में अपने मनी प्लांट लगाए होते हैं, तो मनी प्लांट ही क्या होता है, वो आरोही मूल क्लाइंबिंग रूट का ही एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे जितनी चीज़ें आपको रूट के बारे में बता दी गई हैं वो पर्याप्त हैं, और आप लोग इन्हीं को बार बार अगर देख लेंगे, मेनली इनके एग्जांपल्स हैं। और जो थोड़ा सा जैसे टैप रूट कैसा होता है, चुकंदर का, शलजम का, इन सब कुछ पूछा जा सकता है आपसे एग्ज़ाम्स में। और जो अभी मैंने बताया पैरासिटिक जड़ या एपीफिटिक जड़ और एडवेंटिशियस रूट जैसे बरगद का, उसका बाहर से रहता है। तो इन सब के बारे में आपको थोड़ा एग्जांपल्स, इसीलिए मैंने इतने डायग्राम दे दिए हैं क्योंकि आपको डायग्राम से ज़्यादा देर तक चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं तना।
पौधों में अगर देखें तो जड़ हो गया, इसके बाद हम देखते हैं तना। तना क्या होता है? तना जो है पौधे का वह भाग होता है जो भ्रूण के प्रांकुर प्ल्यूम्यूल से विकसित होता है, ठीक है। और जड़ कहाँ से विकसित होता था? मूलांकुर से। और ये कहाँ से विकसित होता है? प्रांकुर से। तो ये एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है मिलाने को, मैचिंग को, तो उसको आपको याद होना चाहिए। तो जड़ कहाँ से विकसित होता है? मूलांकुर से। और तना कहाँ से विकसित होता है? भ्रूण के प्रांकुर या प्ल्यूम्यूल से, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो हमने आपको बताया था कि जड़ें जो हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिक हैं, लेकिन जहाँ पे तना क्या है वो निगेटिव जियोट्रॉपिक है, क्योंकि तना देखिए ज़मीन के अंदर न जाकर तना कहाँ जाता है? ऊपर की ओर जाता है। आप बड़े बड़े वृक्षों को देखते हैं तो क्या होता है? तना जो है ऊपर की ओर जाता है, जैसे डाल उसकी निकलती हैं तो स्टेम, तो वो क्या होता है? वो ऊपर की ओर जाता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ये निगेटिव जियोट्रॉपिक हैं, ठीक है। और ये ऊपर की ओर जाता है, मतलब ये प्रकाश की ओर जा रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब धनात्मक प्रकाशानुवर्ती हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक हो जाएगा। तो ये आपको अपने से सोचने पे भी पता चल जाएगा। और अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है टिक करने में, थोड़ा सा कन्फ्यूजन मत करिएगा इसमें। तो जड़, रूट का और स्टेम का आपको साथ ही साथ डिफरेंस भी पता होना चाहिए, इसे घुमा फिरा के एग्जाम से पूछा भी जा सकता है, ठीक है। फिर अगर देखें तो तना की जो सबसे प्रमुख विशेषता होती है कि उस पर नोड और इंटर नोड पाए जाते हैं, ठीक है। जब आप तना देखेंगे तो उस पर, तना का जब देखेंगे तो उस पर आप देखेंगे छोटा छोटा सा गांठ टाइप का लगा रहता है, ठीक है। तो वही क्या होता है? वही नोड होता है। तो वही नोड से ही आपकी जो है पत्तियां निकलती हैं। अभी मैं आगे जब पत्ती बताऊंगा तो वहाँ बताऊंगा मैं आपको। तो तने की जो सबसे प्रमुख विशेषता होती है कि उस पर नोड मतलब पर्वसंधियाँ और इंटर नोड पर्व पाए जाते हैं। अगर हम पौधे के तने को छील दें तो क्या होगा? अगर हम पौधे के तने को छील दें तो उसको सबसे ज़्यादा हानि होगी इन कंपैरिजन टू, अगर पौधों की जैसे पत्तियां गिरने से, एक एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा था कि पौधों के पत्तियों के गिरने ज़्यादा हानि होती है कि पौधों के तने को छीलने से। तो आप इसका आंसर जान लीजिए कि पौधे के तने को छीलने से सर्वाधिक हानि होती है, जबकि पत्तियों के गिरने से उतनी हानि नहीं होती है। पत्तियां तो अपने मौसम में खुद ही एक बार जब उसके जड़ में गिरा देती हैं सभी पत्तियां, तो उससे उनको उतनी हानि नहीं होती है। फिर जब नया मौसम आता है तो उसमें अब लोग पत्तियां फिर से आ जाती हैं, तो उतना गिरने से पत्तियों की हानि नहीं होती जितना पत्तियों पौधों के तने को छीलने से होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तना जो है पौधों का आरोही भाग है। आरोही भाग मतलब क्या होगा कि ये ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। आरोही अवरोही में आपको अंतर पता होगा। तो तना क्या है? पौधों का आरोही असेंडिंग भाग है, जो प्रायः भूमि के ऊपर प्रकाश की ओर बढ़ता है, ठीक है। और तने से ही क्या होता है? शाखाएं निकलती हैं, पत्तियां निकलती हैं और पुष्प निकलते हैं। तो तने की जो है बहुत विशेषता है, यहीं से पत्तियां, पुष्प ये सब निकलते हैं। तने के शीर्ष पर अगर देखा जाए तो शीर्षस्थ कलिका पाई जाती हैं, मतलब एपिकल बड होती हैं, जिससे ही यह लंबाई में वृद्धि करता है। तो तने की जितनी यहाँ पे मैंने पॉइंट बता दिए हैं एक्स्ट्रा, वो भी आप नोट कर लीजिए। और ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ जितने एग्जाम्स से पूछे जा सकते हैं पॉइंट, उन सभी को बताया जा रहा है, तो एक भी पॉइंट आप मिस नहीं करेंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो तना के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्टेम। तो तना जो है देखिए तो मुख्यतः जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है वायवीय तना, एरियल स्टेम, दूसरा होता है अर्धवायवीय तना, ठीक है, और तीसरा होता है भूमिगत तना, अंडरग्राउंड स्टेम। तो देखिए आपको बस तीनों का डिफरेंस समझना है। तना आपने भी देखा होगा अपने जीवन में, पेड़ पौधे किसने नहीं देखे हैं? सभी ने देखे हैं, लेकिन आपको एक डिफरेंस जानना पड़ेगा, उसके एग्जाम्पल जानने पड़ेंगे, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा नॉलेज रखनी चाहिए हर चीज़ों की, ठीक है। तो वायवीय तना जैसे आप पौधों के देखते हैं, तो ऐसे बड़े वृक्ष आप देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। ये पेड़ आप देख रहे हैं पहला, तो ये मान लीजिए ये आम का पेड़ है। तो आम के पेड़ को अगर आप देखते हैं तो इसके तने क्या होते हैं? ऊपर की ओर जो है ज़मीन के ऊपर बड़े बड़े तने नहीं निकले होते हैं, स्टेम नहीं निकले होते जिस पे हम लोग आम लगे होते हैं, पत्तियाँ लगी होती हैं। तो वायवीय तना मतलब आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये क्या हो, ज़मीन से ऊपर वायु में है। तो ऐसे पौधों के तने क्या होते हैं? ज़मीन के ऊपर वायु में रहते हैं। किसके? वायवीय तना। तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा हो वायवीय तना, एरियल स्टेम। तो ऐसे पौधों के तने कहाँ रहते हैं? ज़मीन के ऊपर वायु में रहते हैं। जैसे आम का पौधा देखा होगा, पेड़ देखा होगा, नीम का देखा होगा, जामुन का देखा होगा। ये सब जो बड़े बड़े वृक्ष हैं, इनके जो है तने कहाँ होते हैं? ज़मीन के ऊपर ही तो रहते हैं, हवा में, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें अर्धवायवीय तना क्या होता है, सब एरियल स्टेम क्या होता है, तो ऐसे पौधों का अधिकांश तना तो ऊपर की ओर वायवीय होगा, लेकिन कुछ भाग जो है वो ज़मीन के भीतर भी धंस जाता है, ठीक है। तो अर्धवायवीय तना का जो हमें एग्जाम्पल है वो हमें याद रखना है। जैसे हो गया घास, घास आप लोग देखे ही हैं, और यहाँ देखिए मैंने जलकुंभी भी दिया है। तो जलकुंभी क्या है? जलकुंभी अर्धवायवीय तने का एग्जाम्पल है। तो ऐसे जो पौधे होते हैं, अर्धवायवीय जो तने होते हैं, तो ऐसे पौधों के तने क्या होते हैं? कमज़ोर होते हैं,
मुलायम होते हैं और ये तने क्या करते हैं, कायिक प्रजनन में भाग लेते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भाग लेते हैं। तो आपको देखने से लग रहा है कितने सॉफ्ट मुलायम हैं ये सब। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, अर्धवायवी तना, सब एरियल स्टेम का एग्जाम्पल हो गया आपका घास और जलकुंभी। आप अगर एग्ज़ाम में केवल जो है इसके एग्जाम्पल्स भी याद रखेंगे तो मुझे लगता है कि आप आराम से वहाँ पे कैच कर ले जाएंगे चीज़ों को। आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा और जितना यहाँ पे इनका इंट्रोडक्शन बताया जा रहा है तने का, इसके बाहर एग्जाम्स में आपसे नहीं पूछा जाएगा। फिर हम तीसरा आते हैं, एक होता है भूमिगत तना। भूमिगत तना क्या होता है कि मतलब अंडरग्राउंड स्टेम, तने का वह भाग जो भूमि के अंदर होता है, भूमिगत तना कहलाता है। ठीक है, तो भूमिगत तने में जैसे कुछ चीज़ें आप देखते हैं, जैसे आलू हो गया, आलू कहाँ रहता है, मिट्टी के अंदर ही रहता है। ठीक है, प्याज लहसुन क्या हो गया, ये मिट्टी के अंदर ही रहते हैं। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, अंडरग्राउंड स्टेम, हम लोग ज़मीन खोद करके इन सबको निकालते हैं। तो तने का वह भाग जो भूमि के अंदर होता है भूमिगत तना कहलाता है। ऐसे तने में पर्वसंधियाँ या नोड्स, कलिकाएँ और शल्क पत्र पाए जाते हैं। ठीक है, और भूमिगत तना देखा जाए तो कई प्रकार का होता है। एक होता है ट्यूबर, कंद, कंद क्या होता है जो खाने वाला होता है, जैसे आलू हो गया। ठीक है, शलकंद, बल्ब जिसको बोलते हैं, तो बल्ब जिसमें जल ज़्यादा हो, जैसे प्याज और लहसुन हो गया। एक होता है कॉर्न मतलब धनकंद, जैसे केसर हो गया, अरबी हो गया। और एक होता है प्रकंद, राइजोम, तो जिसमें गांठें हों। हल्दी और अदरक आप देखे होंगे, घर में जो खड़ी हल्दी आती है और अदरक को देखे ही होंगे, तो उसमें देखिए आपको बीच बीच में से गांठें टाइप की लगी रहती हैं, गांठ बनी रहती है। तो ये सब क्या है, प्रकंद के एग्जाम्पल हैं, राइजोम के। तो भूमिगत तने क्या होते हैं कि जो ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं, जितनी चीज़ें आप ज़मीन से अंदर से निकालते हैं वो सब भूमिगत तने के एग्जाम्पल हैं। आपको एग्जाम्पल ही याद रखने हैं मेनली, जैसे आलू हो गया, प्याज लहसुन हो गया, हल्दी अदरक हो गया, केसर हो गया, अरबी हो गया, अरवी जैसे वो निकालते हैं, बंडा हो गया। तो इन सभी में आप जो है देख सकते हैं। ठीक है, और अदरक में आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। ठीक है, अगर ये भी एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले कि किसमें सबसे ज़्यादा नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं, तो अदरक में पाए जाते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पत्ती, लीफ। तो देखिए पत्ती क्या होता है, पत्ती भी जो है जब आप किसी पेड़ को देखते हैं, किसी पौधे को देखते हैं, उसमें सबसे पहले आपको पत्ती ही दिखती होगी, हरे रंग की चमचमाती। तो पत्ती सबसे पहले, या पेड़ में सबसे पहले अगर कोई चीज़ पे आपका दिमाग जाता है या नज़र जाती है तो वो सबसे पहले पत्तियाँ ही होती हैं। तो पत्तियाँ क्या होती हैं, पत्तियाँ पौधों के अगल बगल में निकली हुई एक चपटी संरचना होती हैं। मतलब पौधों के आसपास स्टेम से देखेंगे आप तो कई पत्तियाँ निकली होती हैं पौधों के, जो सीधे स्टेम गया होता है। ठीक है, और जो कि नोड और इंटरनोड से निकलती हैं, जो कि नोड से निकलती हैं, जो कि नोड से, पर्वसंधियों से निकलती हैं। तो पत्ती पौधों का एक महत्वपूर्ण भाग होता है जो कि पर्वसंधियों, नोड से निकली एक चपटी संरचना होती है। ठीक है, और नोड से ही क्यों निकलती है, क्योंकि नोड पर क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। ठीक है, नोड पे ही क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, जिसकी वजह से ही पत्तियों में ग्रोथ होती है। तो पत्ती कहाँ से निकलती है, नोड से निकलती है, ये आपको याद होना चाहिए। पत्तियों का जो सबसे प्रमुख कार्य क्या है, जो एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है, जो आप पत्ती देखते हैं किसी पे तो आप देखते हैं छोटे छोटे स्पॉट पाए जाते हैं, वही क्लोरोप्लास्ट रहते हैं उनके ऊपर, उन्हीं क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। तो पत्तियों का मुख्य कार्य क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाना, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, तो पत्तियों का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाना है। आपको बताया मैंने कि पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। जब भी आप पत्ती देखते हैं वो क्या दिखती है, हरे रंग की दिखती है। तो इसी क्लोरोफिल के पाए जाने के कारण कि पत्तियों का रंग क्या हो जाता है, हरा हो जाता है। तो ये 2 पॉइंट एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। उसके बाद आपको पत्तियों की जब सतह पे आप देखेंगे तो छोटे छोटे छिद्र टाइप के भी दिखाई देंगे, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, रंध्र बोलते हैं। तो वही क्या करते हैं, वो रंध्र क्या करते हैं, वो पौधों को श्वसन में सहायता प्रदान करते हैं। जो स्टोमेटा होते हैं, जो पत्तियों के थोड़े थोड़े स्पॉट आप देखेंगे तो वो स्टोमेटा कहे जाते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो पत्तियाँ जो है, ये देखिए आप पत्ती का स्ट्रक्चर देख लीजिए पहले। ठीक है, ये है पत्ती, ये इसका एक्साइल है, पेटियोल है। ठीक है, इसके देखिए ये मिड रिब है, जो वेन्स हैं, वेन आर्टरीज ऐसे नाम रख दिया गया है। बस लेमिना क्या है, जो इसका पूरा चारों तरफ का मार्जिन है, ये जो पूरी पत्ती है इसी को हम लोग लेमिना बोलते हैं। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन के लिए आपका, ये जो बीच से इसके लाइन गई है देखिए, इसको मिड रिब बोलते हैं। जो अंदर फैली हुई रचनाएँ होती हैं उनको हम लोग वेन बोलते हैं। ठीक, पत्तियाँ आपने अपने दैनिक जीवन में भी बहुत देखा होगा। तो जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर अगर देखा जाए तो पत्तियाँ जो है मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है सिंपल लीफ, सरल पत्ती, और एक होती है संयुक्त पत्ती, कंपाउंड लीफ। तो सबसे पहले हम देखेंगे सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती में अंतर क्या होता है। तो सिंपल पत्ती, ये देखिए सरल पत्ती क्या है,
ऐसी पत्ती जिसका बाहरी भाग सिंपल रहता है, मतलब कटा फटा नहीं रहता है। जैसे आप आम की पत्ती देख रहे हैं यहाँ पे, तो आम की पत्ती क्या है, एकदम इसका जो मार्जिन है किनारे किनारे देखिए एकदम सिंपल है, मतलब कहीं कटा फटा नहीं, एकदम सही है। तो ऐसी पत्ती जो कटी फटी ना हो, मतलब अखंड हो, इंटायर हो, ठीक है। और अगर कटी फटी भी हो तो यह कटाव कहाँ तक हो, इंसिजन तक हो या पर्णवृंत तक हो। तो उतना डिटेल में नहीं जाना है आपको, सिंपल ये समझना है कि सरल पत्ती में क्या रहता है, जो इसका बाहरी भाग रहता है वो कटा फटा नहीं रहता है, ठीक है। जैसे आपको पीपल की पत्ती दिख गई होगी, केला की पत्ती आप देखे होंगे, आम की पत्ती देखे होंगे, ठीक है। तो ये सब सिंपल लीफ का उदाहरण है। जो सिंपल लीफ होता है ये दो तरीके से होता है, एक होता है पीनट सिंपल लीफ और एक होता है पाल्मेट सिंपल लीफ, ठीक। तो पीनट सिंपल लीफ और पाल्मेट सिंपल लीफ क्या होता है, पीनट सिंपल लीफ में होता है, इसमें जो कटाव होता है वो मध्य शिरा की तरफ होते हैं, मतलब ये जो मिड रिब मैंने अभी आपको दिखाया, ये देखिए जो कटाव होता है वो मिड रिब की तरफ होता है, अगर इसमें मान लीजिए कटाव होता भी है तो, ठीक है। और जो पाल्मेट सिंपल लीफ होता है, यहाँ कटाव कहाँ होता है, पर्णवृंत की तरफ पॉइंट करते हैं। तो इतना डिटेल में आपको नहीं जाना है, आपको सिंपल लीफ क्या होता है, किसमें किस तरह की लीफ, आप लीफ देख के बता सकते हैं। जो लीफ कटी फटी नहीं है वो सिंपल लीफ है, ठीक। तो पीनट सिंपल लीफ की एग्जांपल हो गई, जैसे मूली की लीफ हो गई, रेफिनस सटाइवस मूली की लीफ हो गई, और पाल्मेट सिंपल लीफ की जैसे अरंडी की पत्ती हो गई। तो उतना डिटेल में मुझे लगता है कि एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा, आपको बेसिकली इतना पता होना चाहिए कि सिंपल लीफ क्या होती है और इसके एग्जांपल्स क्या हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सिंपल लीफ वो होती है जिसका बाहरी भाग कटा फटा नहीं रहता है, पूरा इंटायर रहता है, संपूर्ण होता है, अखंड होता है, तो वही सिंपल पत्ती कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं संयुक्त पत्ती क्या होती है। तो संयुक्त पत्ती में आप देखिए ये किसकी है, गुलाब की पत्ती है। गुलाब का पेड़ सबके घर में होगा, गुलाब का पौधा आपने देखा ही होगा। तो गुलाब का पौधा की जो पत्तियां देखते हैं तो आप किनारे से देखते हैं वो कटी फटी रहती हैं, ठीक है। तो इनके जो बाहरी भाग रहते हैं, जो कंपाउंड लीफ होते हैं, इनके बाहरी भाग क्या होते हैं, कटे फटे रहते हैं। जैसे आप गुलाब की पत्ती देख लीजिए, ठीक है, नीम की पत्ती देख लीजिए। और ये संयुक्त पत्ती में जो है कटाव कहाँ तक होता है, मध्य शिरा या पर्णवृंत तक पहुँच जाते हैं, मतलब मिडरिब या पेटियोल तक भी पहुँच जाते हैं। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो संयुक्त पत्ती के भी दो टाइप हैं, एक होता है पीनट कंपाउंड लीफ और एक होता है पाल्मेट कंपाउंड लीफ। तो पीनट कंपाउंड लीफ में क्या होता है, यहाँ कटाव जो है क्या होता है, मध्य शिरा तरफ पॉइंट करता है, और पाल्मेट कंपाउंड लीफ में कटाव कहाँ तक होता है, पर्णवृंत की तरफ पॉइंट करता है, ठीक है। आपको बेसिकली बस इतना जानना है कि सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ में क्या डिफरेंस है, उनके क्या एग्जाम्पल हैं और लीफ क्या होता है। जितनी चीज़ें ये बता रहा हूँ एग्जाम्स में इतनी ही चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। फिर अगर देखा जाए तो शिरा के आधार पर भी जो है पत्तियां दो प्रकार की होती हैं, एक होता है एकांतर और एक होता है जालिकावत। तो एकांतर का मतलब क्या होता है, जैसे जिन पत्तियों का जो है शिरा, जैसे केले की पत्ती आप देखते हैं, केले की पत्ती का देखें तो अंदर अगर आप वेन्स देखें, उसकी लाइंस देखें, तो वहाँ क्या होता है कि एक ही डायरेक्शन में वो लाइन से अंदर बनी रहती हैं, मतलब वो पत्तियों का शिरा जो है समानांतर होता है केले की पत्तियों में। और जो एकांतर पत्तियाँ होती हैं उनकी पत्तियाँ क्या होती हैं, बेसिकली थोड़ा लंबी होती हैं। और जालिकावत पत्तियों में क्या होता है, जैसे आम का और जामुन की पत्ती आप देखते होंगे तो इसमें पत्ती का सिरा जो है वो जालिकावत होता है, मतलब उसमें खूब ढेर सारी जाली जैसी संरचनाएं बनी होंगी, और इन पत्तियों का आकार जो है छोटा होता है। तो आप शिरा के आधार पर जान लीजिए पत्तियां दो तरह की होती हैं, एक एकांतर होती है पैरेलल, और एक होता है जालिकावत रेटिकुलेट, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं, देखते हैं पत्तियों का रूपांतरण। तो पत्तियां क्या है कि अपने जिस स्थान पर पाई जाती हैं उस स्थान के हिसाब से अपने आप को थोड़ा सा चेंज कर लेती है, अपने आप को मॉडिफाई कर लेती हैं, जिससे कि उनको कोई समस्या ना हो। जैसे है कि आप रेगिस्तान वाली जगहों पे देखें जहाँ पानी की कमी हो जाती है, तो वहाँ पे पत्तियाँ जो है वो कांटों का रूप ले लेती हैं। आपने इस पौधे कैक्टस को ज़रूर देखा होगा, तो कैक्टस का जो है ये भी पत्ती का ही रूपांतरण है। तो जल की कमी वाली जगहों पर ये पत्तियाँ क्या करती हैं, कांटों का रूप ले लेती हैं, ठीक है, और जीरोफिटिक हो जाती हैं। देखिए इनमें जो है ये क्या होता है, लीफ स्पाइंस, मतलब ये अपनी पत्तियों को कांटे के रूप में बदल दी हैं, जिससे कि इनमें पानी का जो है क्या ना हो, वाष्पोत्सर्जन ना हो। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया आपका, लीफ स्पाइंस का। तो ये नागफनी जो है ये क्या होता है, इसीलिए जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ पाया जाता है, ठीक। फिर क्या होता है दूसरा, देखिए अगर आप तो पत्तियों का रूपांतरण, तो आपने ज़रूर पिचर प्लांट का नाम सुना होगा, पिचर घटपर्ण, एग्जाम में कितनी बार ये पूछा जा चुका है। तो ये दूसरा स्ट्रक्चर देखिए आपको, जैसे मुंह खुला हुआ है इसका, ठीक है। तो ये क्या करता है, जब पौधों में नाइट्रोजन की कमी होती है तो नाइट्रोजन क्या करते हैं, नाइट्रोजन कीटों को पकड़ लेते हैं। पौधे क्या करते हैं, जो कीट रहते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन पाए जाते हैं, तो उनको पकड़ के अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। तो नाइट्रोजन की कमी से पत्तियां क्या होती हैं, कीट बच्ची हो जाती हैं। तो ऐसी पत्तियों में कीटों को पकड़ने के लिए ये थैले के समान आकृति में परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे देखिए इसका मुंह कैसा बना हुआ है,
तो जैसे ही कीट आएगा उसको अपना मुंह बंद कर लेंगी। तो इसका एग्जाम्पल है निपेंथीज, पिचर प्लांट। तो पिचर प्लांट का एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, निपेंथीज होता है, जो कि एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है। फिर कुछ पत्तियां जलीय कीटों को पकड़ने के लिए ब्लैडर में बदल जाती हैं, जैसे जो ट्रिकुलेरिया। तो पौधों का जो ये पत्तियों का जो ये रूपांतरण है, मॉडिफिकेशन है, तो ये दोनों एग्जाम्पल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे नागफनी और निपेंथीज हो गया। ये एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है। और इसके अलावा जितनी भी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई गई हैं, रूट के बारे में, स्टेम के बारे में, लीफ के बारे में, एक जनरल इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए प्लांट मॉर्फोलॉजी का। एग्ज़ाम्स में इन्हीं में से कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है आपसे, कि जड़ का कुछ स्पेशल कैरेक्टर पूछा जा सकता है, रूट का और स्टेम का, लीफ का। तो आप इनको जो है बार बार अगर देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, तो मुझे लगता है यहाँ से चीज़ें आपकी फिर बाहर नहीं जाएंगी, और एग्ज़ाम्स में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आप यहीं से कर सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। प्लांट मॉर्फोलॉजी का अभी जो टॉपिक थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर देंगे। और जो लोग को ये PDF चाहिए वो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं PDF को, और आप परीक्षा मंथन के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।